हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज से हम पॉलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। हम पॉलिटी का एक सीरीज ला रहे हैं जिसमें हम पूरे पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी को डिस्कस करेंगे। डेली 20 क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से डेली 20 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, जिससे आपका पूरा पॉलिटी लगभग क्लियर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है, ये चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या बीपीएससी की या एसएससी की, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको सभी स्तरों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जिसमें हम पूरे डिटेल के साथ देखेंगे डेली बेसिस पे क्वेश्चन को। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए अधिक से अधिक, ताकि अन्य लोग भी इसका फायदा उठा सकें। ये काफी महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हम इंडियन पॉलिटी को पूरे डिटेल के साथ क्वेश्चन आंसर के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इसमें हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी लिए हैं और कुछ आने वाले एग्जाम्स के मॉडल क्वेश्चन को भी साथ में लेकर चलते हैं। तो इसमें हम शुरू करेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से शुरू करेंगे, फिर प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और अन्य नीति निर्देशक तत्व, इस सब को आगे करते जाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और डेली बेसिस पे क्लास आएगी, आप उसको देखिएगा, जो काफी आपके एबिलिटी को इनहांस करेगी। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन को, जो कि है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से संबंधित। तो जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं, इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं, तो हमें यह जानना सबसे आवश्यक है कि हमारा संविधान किस प्रकार तैयार हुआ। तो हमारे संविधान डायरेक्ट तो तैयार हुए नहीं होंगे, उसके कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो जरूर होंगे। तो उसका क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जिसको आधार बनाकर हमारे संविधान को तैयार किया गया है। तो हम जानते हैं कि हमारे संविधान का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो कॉलोनियल पीरियड में, गुलामी के काल में शुरू होती है, अंग्रेजों के समय से। तो इस क्रम में हम स्टार्ट करेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1947 या 1950 तक को देखेंगे, पहले ऐतिहासिक पक्ष को। उसके बाद जो भारत का संविधान बना उसमें क्या क्या थे और उसके बाद क्या हुआ, उन चीजों को देखेंगे। तो चलिए हैं क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए उठाया गया पहला कदम था? तो ये संविधान का हिस्टोरिकल पक्ष है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि भारत पे कब्जा कर चुकी थी, हम जानते हैं 1757 में पलासी के युद्ध के बाद बंगाल में उसका अथी हो गया था, कहीं न कहीं कब्जा हो गया था। और 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद तो लगभग वो विधायी तौर पे भी भारत में एक शासक रूप में उभर चुकी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अब क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों में क्या होता है, बहुत सारे भ्रष्टाचार करने लगते हैं। इस कारण से उसको घाटा होता है और वो ब्रिटिश सरकार से लोन मांगती है अपने घाटे को रिकवरी करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश सरकार भी उसको नियमित करने का सुझाव देती है, उसको नियमित करने का प्रस्ताव देती है कि तभी हम तुमको लोन देंगे। तो उसी क्रम में ये रेगुलेटिंग एक्ट आते हैं, जो हर 20 साल पे आती हैं। तो पहला रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो कब आया था, तो इस प्रश्न को देखते हैं। फिर से पढ़ते हैं प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए उठाया गया पहला कदम था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पहला एक्ट था जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार जो इंग्लैंड में बैठी है, वो कंपनी पे नियंत्रण रखने के लिए इस एक्ट को लाती हैं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। चलिए देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या क्या था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या था, तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए उठाया गया ऐसा पहला कदम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम में क्या हुआ, इस अधिनियम में भारत में कंपनी के क्षेत्रों के नागरिक, सैन्य और राजस्व मामले को विनियमित करने के लिए संसद के अधिकार को मान्यता दी गई, ब्रिटिश संसद के अधिकार को मान्यता दी गई, जो वहां ब्रिटिश
यानी कंपनी के अधीन जो क्षेत्र हैं उसके नागरिक, सैन्य और राजस्व मामले को वह विनियमित करेंगी। इसमें पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी गई, यानी क्योंकि अब ये संसद के अधीन आ गया है तो संसद इसको इसके राजनीतिक कार्यों और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता देती हैं। फिर अगला कथन है भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। भारत में पहली बार केंद्रीय प्रशासन की ये नींव रखी। इसमें क्या करता है, ये बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नामित कर दिया जाता है और इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद बनाया जाता है और इसके पहले गवर्नर बनते हैं लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। इसी 1773 के अधिनियम के माध्यम से कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, जो 1774 में जिसकी स्थापना की जाती है। ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही आया था, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 3 अन्य न्यायाधीश भी शामिल होते हैं। तो इस सभी फैक्ट को याद रखिएगा। इसमें ही पहले बार बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल की संज्ञा दी गई और पहला गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। इसी के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की। चलते हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? इसका ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड लिटन। अभी हमने आपको बताया था पीछे डिटेलिंग जब कर रहे थे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स जो थे वो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। हमने आपको बताया था कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी थी पहली बार, जिसमें बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल नामित किया गया था और इनके 4 सदस्यों की नियुक्ति 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद बनाई गई थी और ऐसे पहले गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, 1774 में स्थापित कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हम जानते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही 1774 में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। तो इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन सर चैम्बर्स, ऑप्शन नंबर बी सर एलिजा इम्पे, ऑप्शन नंबर सी सर स्टीफन, ऑप्शन नंबर डी सर जॉन हाइड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे और इनके 3 सहयोगी न्यायाधीश भी थे, यानी एक मुख्य न्यायाधीश होते थे और 3 अन्य न्यायाधीश भी होते थे। अन्य 3 न्यायाधीश जो थे उसमें थे चैम्बर्स, स्टीफन और जॉन हाइड, जो कि अन्य 3 न्यायाधीश थे और मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर किया? इसमें ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए चार्टर अधिनियम 1793, ऑप्शन नंबर बी विनियमन अधिनियम यानी चार्टर एक्ट 1773, ऑप्शन नंबर सी है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन नंबर डी है चार्टर एक्ट 1813। यानी किस एक्ट के तहत कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच में अंतर किया गया? तो हम जानते हैं 1700, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, ये 1773 में जो आया था रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें रह गई खामियों को पूरा करने के लिए, इस खामियों को दूर करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था, जो कि इसी क्रम का एक एक्ट था जो उसमें 1773 की कमियों को दूर करने का प्रयास करती। तो देखते हैं इसमें क्या था। इस पिट्स इंडिया एक्ट में क्या था, कंपनी क्या करती थी, भारत में कंपनी के मामलों और उसके प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ाया गया। इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार जो थी, ब्रिटिश संसद जो थी, उसका नियंत्रण बढ़ाया गया कंपनी के मामलों पर। उसके और क्या किया गया, अधिनियम में कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर किया गया। उसके वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग देखा गया।
और एक निदेशक मंडल भारत सरकार के काम के मार्गदर्शन और नियंत्रण करने के लिए एक नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की गई, जो कि ट्रेड बोर्ड थी, व्यापार बोर्ड थी, जिसकी स्थापना की गई। अब भारत में ब्रिटिश कब्जे के सभी कार्यों जैसे कि नागरिक, सैन्य और राजस्व की निगरानी निर्देशन के लिए नियंत्रण बोर्ड को और भी मजबूत बनाया गया। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में ये सब किए गए थे। इन तथ्यों को याद रखिएगा। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम में प्रावधान किया गया था कि कमांडर इन चीफ गवर्नर जनरल परिषद की का सदस्य नहीं होगा जब तक कि उसे ऐसा नियुक्त न किया जाए। यानी कमांडर इन चीफ जो है वो गवर्नर जनरल परिषद के सदस्य नहीं होंगे जब तक कि उसे ऐसा नियुक्त न किया जाए। इसमें ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1773, ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1813। तो हम जानते हैं हर 20 साल पे वो एक्ट आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चार्टर एक्ट 1773, जिसमें ऐसा प्रावधान किया गया था कि कमांडर इन चीफ जो है गवर्नर जनरल परिषद के सदस्य नहीं होंगे जब तक कि उन्हें इसमें नियुक्त ना किया जाए। तो देखते हैं चार्टर एक्ट 1793 में क्या क्या है। 1793 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट में क्या किया गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस को उसकी परिषद पर दी गई सर्वोच्च शक्ति को भावी सभी गवर्नर जनरलों और प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरलों तक विस्तारित किया गया। इसमें जो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो उस समय गवर्नर जनरल थे, उनको जो सर्वोच्च शक्ति दी गई थी, सभी गवर्नर जनरलों पे सबसे शक्तिशाली उनको बनाया गया था। तो इसको आगे भी कंटिन्यू करने को कहा गया। उसके बाद क्या हुआ, बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उसको बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो जनरल थे, गवर्नर थे, उनसे अधिक शक्ति दी गई और उन पे नियंत्रण दिया गया। यानी ये अब सबसे पावरफुल हो गए। अब देख सकते हैं केंद्रीकृत करने का प्रयास किया जा रहा है, सेंट्रलाइज गवर्नेंस। उसके बाद क्या होता है, भारत में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया जाता है। यानी कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका अभी जो मोनोपोली है भारत से व्यापार करने पर, उसको 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया जाता है। और ऐसे प्रावधान किए गए कि कमांडर इन चीफ गवर्नर जनरल परिषद का सदस्य नहीं होगा जब तक कि उसे ऐसा नियुक्त ना किया जाए। और इस अधिनियम में यह भी निर्धारित किया गया कि नियंत्रक बोर्ड जो बनाया गया था, उनके सदस्यों और उनके कर्मचारियों को अब से भारतीय राजस्व से ही भुगतान किया जाएगा। यानी भारत से पैसा लेके ही अब उसको भारत को जो का राजस्व है, जो ब्रिटिश राजस्व है भारत का, उससे ही उसको भुगतान किया जाएगा उन बोर्ड के सदस्यों और उनके कर्मचारियों को। तो 1793 के चार्टर एक्ट में ये सभी चीजें की गई, जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को अधिक अधिकार दिए गए मुंबई और मद्रास पे, और कमांडर इन चीफ जो होते थे उनको परिषद का सदस्य नहीं होंगे जब तक कि उन्हें नियुक्त ना किया जाए ऐसा। और क्या होता था, कर्मचारी और उसके परिषद को जो होते थे, नियंत्रक बोर्ड के सदस्य और उसके कर्मचारियों को जो था भारत के राजस्व से ही भुगतान किया जाएगा। इस पॉइंट्स को याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने उन लोगों को भारत जाने की अनुमति दी जो नैतिक और धार्मिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए जाना चाहते थे। ये क्या नैतिक और धार्मिक सुधार को बढ़ावा देंगे, ये मुख्य रूप से ईसाई मिशनरी की बात हो रही है जिनको भारत आने की आज्ञा चाहिए। तो उसे किस एक्ट के माध्यम से दिया गया अनुमति, तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन नंबर बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन नंबर सी चार्टर एक्ट 1793, ऑप्शन नंबर डी चार्टर एक्ट 1813। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 के तहत ही ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार, उसके शिक्षण के लिए अनुमति दी गई। इसी अधिनियम में, चार्टर एक्ट 1813 में ही भारतीयों की शिक्षा को स्थिति को सुधारने के लिए 1 लाख रुपयों की अनुदान दी गई, जिसमें भारतीयों को शिक्षित करने की बात की गई थी। इसी अधिनियम में 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ही कंपनी को चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर बाकी मोनोपोली को उसको समाप्त कर दिया गया। यानी भारत पे जो उसका एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का था व्यापार करने का,
उसको समाप्त कर दिया गया। सिर्फ चाय और चीन से वो व्यापार कर सकते थे, चाय का व्यापार और चीन से व्यापार को अनुमति दी गई थी। और बात करें तो इनके अधिकार को, प्रशासनिक अधिकार को, शासन करने के अधिकार को, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधिकार को 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। तो इस फैक्ट को याद रखिएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया, सिवाय चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को छोड़कर? तो हमने आपको बताया ही था इसके बारे में। तो इसमें ऑप्शन दिया है चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1853। तो अभी हमने आपको बताया है इसके बारे में, तो इसका राइट आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चार्टर एक्ट 1813। अभी हमने आपको बताया था, जिसमें 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से चाय और चीन को के व्यापार को छोड़ के बाकी उसका जो मोनोपोली था उसको समाप्त कर दिया गया था। और इसी के माध्यम से 1 लाख रुपया भी दिया गया, जिसमें भारतीयों की शिक्षा व्यवस्था करने के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1813 का चार्टर एक्ट। देख लीजिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, सिवाय चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पे कंपनी के एकाधिकार को, और कंपनी के शासन को अगले 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया इस अधिनियम के माध्यम से। हमने कंपनी के क्षेत्रीय राजस्व और वाणिज्यिक मुनाफे को भी विनियमित किया। इसमें क्या किया गया, स्थानीय सरकारों को भी व्यक्तियों पे कर लगाने और उसे ना चुकाने पर दंडित करने का भी अधिकार दिया। और इसी में प्रावधान किया गया, भारतीयों की शिक्षा पर हर साल 1 लाख रुपए निवेश करना चाहिए। तो इस फैक्ट्स को याद रखिएगा, 1813 के चार्टर एक्ट को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत सभी भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए भारतीय विधि आयोग की स्थापना की गई? तो इसमें ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर ए, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। तो इसमें क्या दिया है, भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने और उसे भारतीय विधि उपयोग के लिए विधि आयोग की स्थापना की गई। तो क्या संहिताबद्ध करेंगे, वो जानते ही हैं। भारतीय जो प्राचीन कानून थे या धार्मिक कानून थे विभिन्न, जैसे हिंदू कानून, मुस्लिम कानून, ईसाई कानून या विभिन्न प्रकार के जो मतांतर के कानून थे, उसको एक जगह करके संहिताबद्ध करके उसे भारतीय विधि आयोग में उसका उपयोग करना था, इसके लिए किया गया था। इसके अध्यक्ष जो थे, विधि आयोग के अध्यक्ष जो थे, लॉर्ड मैकाले थे। इनसे सभी परिचित होंगे। इन्होंने क्या बंटाधार किया है भारत का। इन्होंने कई घौंच पेंच कर दिया और कई गलत सलत जोड़ दिया, लेकिन चलिए उसको छोड़िए, देखते हैं। इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 के तहत ही भारतीय विधि आयोग की स्थापना की गई थी, जो भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए बनाया गया था। इसी चार्टर एक्ट के तहत 1833 के तहत वो चाय और चीन वाला मामला जो था, जिसपे उसका एकाधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको भी अब समाप्त कर दिया गया। चार्टर एक्ट 1833 के तहत उसको समाप्त कर दिया गया। और अब क्या किया गया, बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनको और अधिक अधिकार दे दिए गए, और इनका जो बचा कुचा अधिकार था, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर को, उनको लगभग समाप्त, राज्यपालों को लगभग समाप्त कर दिया गया, और ये सबसे शक्तिशाली हो गए बंगाल के गवर्नर जनरल। तो इस बात को याद रखिएगा, ये 1833 के चार्टर एक्ट में हुआ है। देखते हैं क्या है चार्टर एक्ट 1833। देखिए, चार्टर एक्ट 1833 क्या था, चीन के साथ व्यापार और चाय पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, ये हमने आपको बताया ही। और क्या है, भारत के ब्रिटिश उपनिवेशकरण को वैध बनाया गया। ये अब ये कानूनी तौर पे भारत जो है वो ब्रिटिश का उपनिवेश है, ये मान्यता दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी एक वाणिज्यिक निकाय से प्रशासनिक निकाय में परिवर्तित हो, क्योंकि उनके व्यापार के अधिकार को तो समाप्त कर दिया गया, तो अब वह एक गवर्नेंस यूनिट ही रह गई। तो अब वो केवल प्रशासन का कार्य करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत में कंपनी के क्षेत्रों को सरकार द्वारा महामहिम
और उनके उत्तराधिकारियों के लिए ट्रस्ट में रखा गया। तो ये है ब्रिटिश संसद है या ब्रिटिश के अति जो है राजा हैं उनके अंदर में आ गया। अब ये डायरेक्ट क्राउन के अंदर में आ गया, ब्रिटिश क्राउन के अंदर में अब आ गया। भारत के गवर्नर जनरल के पास पूरे ब्रिटिश भारत पर विधायी शक्तियां थी, यानी जितना ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल में क्षेत्र था सभी में उनकी विधायी शक्तियां थी। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को अब वो भारत के गवर्नर जनरल हो चुके थे। इस प्रकार बंबई और मद्रास के राज्यपालों को अपनी विधायी शक्तियां खो दी, जो तो पहले भी कम कर दिया जा चुका था और अब पूरी तरह से समाप्त कर दी गई। सभी भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए भारतीय विधि आयोग 1834 की स्थापना की गई और इस विधि आयोग के पहले विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे वो लॉर्ड मैकाले थे। तो ये आप याद रखिएगा इन सब को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम को ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में अंतिम कदम माना गया? अभी हमने इसको पढ़ा है और ये इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए इसका ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, पीस इंडिया अधिनियम 1784। इसमें क्या कहा गया है? भारत में केंद्रीकरण की दिशा में अंतिम कदम। अब जानते हैं अंतिम कदम क्या था? उसमें मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे उनके अधिकार को लगभग समाप्ति कर दिया गया और वो केंद्रीकृत होकर बंगाल के में जो थे भारत के गवर्नर जनरल उनके हाथ में अब आ गया सत्ता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चार्टर एक्ट 1833 के तहत ऐसा किया गया था। ये अंतिम ऐसा कदम था जब भारत को केंद्रीकृत कर लिया गया था। देखते हैं, भारतीय प्रशासन को अखिल भारतीय स्वरूप देने के लिए नए मॉडल पर पुनर्गठित किया गया और इस प्रकार यह ब्रिटिश अधिनियम जो था वो केंद्रीकरण की दिशा में अंतिम कदम बन गया, जिसमें बंगाल को सबसे अधिक अधिकार दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल यानी भारत के गवर्नर जनरल को। पिछले अधिनियमों के तहत बनाए गए कानून को विनियमन कहा जाता था, जबकि इस अधिनियम के तहत बनाए गए कानून को अधिनियमन कहा गया। यानी अब ये अधिनियम बन गया है जो, क्योंकि ये ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित कानून था। समझे? विनियमन यानी संसद के सदनों के समक्ष पारित नहीं किया जाता, विनियमन यानी रेगुलेटिंग है, लेकिन ये अधिनियम जो है, ये कानून जो है वहां के संसद जो है, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानून था। अब भारत के गवर्नर जनरल जो कि बंगाल में बैठे हुए हैं, उनके पास संशोधित करने, किसी भी कानून को संशोधित करने, निरस्त करने या बदलने का पूरा अधिकार मिल गया अब। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो ये हमने अभी आपको बताया है, बंगाल के गवर्नर जनरल अब भारत के गवर्नर जनरल हो गए हैं, क्योंकि उनके पास सभी विधायी और प्रशासनिक शक्तियां आ चुकी हैं। वो अब सैन्य और प्रशासन दोनों को नियंत्रित करते हैं। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिया है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चार्टर एक्ट 1833, जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल अब जो हो चुके हैं पूरे भारत के गवर्नर जनरल बन गए। इनके पास सैन्य और प्रशासनिक दोनों अधिकार आ चुके हैं। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत कंपनी का चीन के साथ व्यापार और चाय पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? ये भी हमने अभी देखा। 1813 में जो अधिकार उनको 20 वर्ष के लिए मिला था चाय और चीन पे एकाधिकार का, वो भी अब समाप्त कर दिया जा चुका है। किस अधिनियम के तहत? ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1793। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चार्टर एक्ट 1833, जिसके तहत चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को भी अब समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी जो है सिर्फ प्रशासनिक कार्य करती हैं, वो एक सिर्फ प्रशासनिक संस्था बन चुकी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में क्षेत्रों और राजस्व को क्राउन के लिए ट्रस्ट में बनाए रखने का अधिकार दिया? क्राउन के लिए ट्रस्ट में बनाना है, किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए नहीं। पिछले चार्टर अधिनियम के विपरीत, जिन्होंने चार्टर को 20 साल के नवीनीकृत किया गया था, ऐसा इसमें
नहीं था, इसमें कोई फिक्स टाइम नहीं किया गया था। तो इसमें ऑप्शन दिया है चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो हम जानते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1853। 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश क्षेत्रों और राजस्व को क्राउन के लिए ट्रस्ट बनाए रखने का अधिकार दिया था। चलिए देखते हैं 1853 का चार्टर एक्ट क्या है। तो 1853 का जो चार्टर एक्ट है ये अपने आप में 1793 से जो चालू हुआ चार्टर एक्ट की परंपरा, ये उसका अंतिम एक्ट है। इस एक्ट में क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में क्षेत्रों और राजस्वों को क्राउन के लिए ट्रस्ट बनाए रखने का अधिकार दिया गया, किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए नहीं, जैसा कि पहले होता था 20-20 साल के लिए, 1793 से 1813 फिर 1833, ऐसा इसमें नहीं किया गया, इसे 20 साल के लिए नहीं किया गया। विधि सदस्य यानी चौथा सदस्य वोट देने का जो अधिकार, उनका पूर्ण सदस्य बन चुके थे। विधि सदस्य जो बनाए गए थे, जो मैकॉले बनाए गए थे पहले, तो उनको अब पूरे अधिकार मिल गया था। अब क्या हुआ, ओपन सिविल सेवा का चयन, जिसमें भारतीय भी भाग ले सकते हैं। आज जो सिविल सर्विसेज एग्जाम हम देते हैं, जिसमें पहले ब्रिटिश ही भाग लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा, अब इसको सभी के लिए ओपन कर दिया गया, इसमें भारतीय भी अब भाग ले सकते थे। इसी के तहत 1854 में भारतीय सिविल सेवा पर मैकाले की समिति की भी नियुक्ति की गई थी। तो इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग किया? गवर्नर जनरल परिषद जो थे उसके विधायी कार्य और कार्यकारी कार्यों को अलग किया गया। इसमें ऑप्शन दिया है चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चार्टर एक्ट 1853। इसमें क्या किया गया, गवर्नर जनरल के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग किया गया। गवर्नर जनरल परिषद की बात करें तो इसने इस परिषद में 6 नए सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान किया, 1853 का यह एक्ट, जिन्हें विधान परिषद कहा गया, जो कि कुल 12 थे। परिषद में यह विधायी विंग ब्रिटिश संसद के समान प्रक्रियाओं को अपनाते हुए एक मिनी संसद के रूप में कार्य करता था। तो यह मिनी संसद के रूप में कार्य करता था भारत में। निदेशक मंडल की संख्या की बात करें, वो 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिनमें 6 लोगों को ब्रिटिश कॉन द्वारा नामित किया जाता था। अधिनियम में पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व भी पेश किए गए। जो केंद्रीय विधान परिषद था भारत का, उसमें स्थानीय प्रतिनिधित्व यानी भारत के प्रतिनिधि को भी शामिल किया गया पहली बार 1853 में। चलते हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम को भारत की अच्छी सरकार का अधिनियम के रूप में जाना जाता है? क्या अच्छी सरकार? भारत के लिए तो अच्छा तो नहीं ही होगा, ये शायद ब्रिटिश या अंग्रेज के लिए अच्छा हो तो अलग बात है, यानी अंग्रेजी जो ब्रिटेन में बैठे हुए हैं उसके संसद या वहाँ की बारानी के, वहाँ के किंग्स के लिए, क्राउन के लिए अच्छा होगा। किस अधिनियम को भारत की अच्छी सरकार का अधिनियम के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन दिया है चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चार्टर एक्ट 1853, जिसे भारत की अच्छी सरकार का अधिनियम कहा जाता है। इसमें क्या अच्छी थी उसको भी देख ही लेते हैं। इसे भारत की अच्छी सरकार का अधिनियम के रूप में जाना जाता है। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी, और क्राउन को शक्तियां हस्तांतरित कर दी गई। अब डायरेक्ट शासन जो है इंग्लैंड के राजा के पास आ गया, कंपनी का शासन समाप्त हो गया। वायसराय भारत के गवर्नर जनरल का नया पदनाम बन गया। जो 1833 में गवर्नर जनरल भारत का बना था, वह अब वायसराय बन गया, जो भारत के ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता था। जो भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता था, जो वहाँ के ही कोई कैबिनेट मंत्री होते होंगे ब्रिटिश संसद के ही, तो वो अब इसके ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते थे। इसने भारत की प्रशासनिक मशीन दी। भारत के गवर्नर जनरल की जगह क्राउन के अधीन वायसराय आदि को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। यही एक अच्छी सरकार थी। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल को समाप्त करके भारत में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया? ऑप्शन दिया है चार्टर एक्ट 1853, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1858। अब क्या है, पूरी तरह से पहले ही वैसे समाप्त हो गई थी, लेकिन फिर भी जो प्रशासनिक शक्तियां बची हुई थी ब्रिटिश वो ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो भी अब पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब वो जो द्वैध था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और निदेशक मंडल था, उनको अब समाप्त कर दिया गया, द्वैध शासन को। अब भारत सचिव जो होते थे, भारत सचिव डायरेक्ट कंट्रोल करने लगे पूरे भारत की शासन व्यवस्था को, जो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन द्वारा मान्यता प्राप्त था, उनके द्वारा स्थापित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1858। चलिए थोड़ा देख लेते हैं। तो इसमें क्या हुआ था, इस अधिनियम ने नियंत्रक बोर्ड और निदेशक मंडल को समाप्त करके भारत में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। भारत के लिए राज्य सचिव का कार्यालय बनाया गया। यह ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी और ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। हमने बताया था ब्रिटिश कैबिनेट का एक सदस्य होता था, वो जो राज्य सचिव के रूप में, भारत के राज्य सचिव के रूप में होते थे। इस राज्य सचिव को 15 सदस्यों की एक परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी, जो कि एक सलाहकारी निकाय होता था। और इसके सचिव इसके जो अध्यक्ष होते थे, राज्य सचिव परिषद का, इसके जो अध्यक्ष होते थे, ये राज्य सचिव होते थे, भारत के राज्य सचिव। देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हमने पहले ही पढ़ा है। तो देखते हैं कथन को। इसमें बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल नामित किया गया। बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल। इसने दिल्ली में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया। ऑप्शन दिया है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2 सही। देखते हैं कथन को। इसने बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल नामित किया, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, ये कथन गलत है। ये 1833 के एक्ट के तहत हुआ था, चार्टर एक्ट के तहत, जिसमें बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया था। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये कथन गलत है। अगला कथन है, इसमें दिल्ली में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। ये भी बिल्कुल गलत है। दिल्ली में नहीं, कलकत्ता में 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में सर्वोच्च न्यायालय के एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसमें एक जज होते थे और 3 उसके सहायक जज, एक मुख्य जज होते थे चीफ जस्टिस और 3 उनके सहायक जज होते थे। तो याद रखिएगा। तो इसमें से दोनों कथन गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना तो 2 सही। तो पिछले वाले तथ्यों को याद रखिएगा तो ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश अधिनियम संसदीय शासन प्रणाली की परिकल्पना करता है? हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश अधिनियम संसदीय शासन प्रणाली की परिकल्पना करता है? याद रखिएगा, हमने मिनी पार्लियामेंट्स की बात की गई थी। तो इसका ऑप्शन दिया है चार्टर एक्ट 1793, ऑप्शन नंबर बी चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन नंबर सी चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसे हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था, जिसमें बताया गया था कि 1853 में एक भारतीय संसद की, ब्रिटिश अधिनियम जो है संसदीय शासन की प्रणाली की परिकल्पना करता है, जिसमें क्या करता है, एक 6 सदस्यीय यानी उसके बाद 18 सदस्य का एक परिषद बनाया जाता है, जो मिनी संसद की तरह काम करता है, और वो भारत के गवर्नर जनरल को परामर्श देने का भी काम करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चार्टर एक्ट 1853, इसका राइट आंसर है। तो उन तथ्यों को याद रखेंगे तो ये क्वेश्चन सब आराम से बन जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न ये मेल मिलाप से संबंधित है। थोड़ा एडिटिंग में थोड़ा गड़बड़ी हो गया है क्वेश्चन को, लेकिन देखिएगा, ये है इसका कथन और इसमें रहता थी उसका दूसरा सेट है, आंसर है। इसका थोड़ा ये यहाँ आ गया है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित का मिलान करें। दिया है पहला ए ऑप्शन दिया है, ए कथन दिया है चार्टर एक्ट 1883, फिर दिया है चार्टर एक्ट 1853, फिर है चार्टर एक्ट 1813,
फिर डी है चार्टर एक्ट 1793, इसको मिलाना है। सेट ए में 1 दिया है, बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों पर गवर्नर जनरल की शक्ति बढ़ाई गई। फिर दूसरा है, भारत में ईसाई धर्म के प्रसार के लिए मिशनरियों को अनुमति दी गई। फिर है, गवर्नर जनरल के कार्यकाल को 6 सदस्यों द्वारा सहायता प्रदान की गई, जो मिनी संसद वाला बात था, याद रखिएगा उसको। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक विशुद्ध प्रशासनिक निकाय बनाया गया। तो देखते हैं इसका क्या होगा आंसर। तो पहला है चार्टर एक्ट 1833। इसमें देखेंगे चार्टर एक्ट 1833 में क्या है। तो इसमें क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक विशुद्ध प्रशासनिक इकाई बनाया गया था 1853 में। तो इसका ए का 4 हो जाएगा। फिर अगला बचता है चार्टर एक्ट 1853। तो चार्टर एक्ट 1853 में हमने बताया था मिनी पार्लियामेंट वाला जो था, 6 सदस्यों का एक सहायता समूह जो बनाया जाता था। तो इस क्वेश्चन का चार्टर एक्ट 1853 का हो जाएगा ये 3 नंबर, जिसमें गवर्नर जनरल परिषद के 6 सदस्यों को एक सहायता प्रदान की गई थी गवर्नर जनरल के कार्यालय में। तो इसका हो जाएगा 3 बी का। सी है चार्टर एक्ट 1813। तो चार्टर एक्ट 1813 जो है, इसके तहत क्या किया गया था, भारत में ईसाई धर्म के प्रसार के लिए मिशनरियों को अनुमति दी गई थी। तो सी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कथन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फिर है चार्टर एक्ट 1793, विशुद्ध प्रशासनिक निकाय बन गया। तो ये बॉम्बे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों पर गवर्नर जनरल की शक्ति बढ़ाई गई। बंगाल के गवर्नर जनरल की शक्ति को बढ़ा दी गई इस पे, बॉम्बे और मद्रास पे। तो इस क्वेश्चन में ए का क्या हो गया, ए का हो गया 4, बी का हो गया 3, सी का हो गया 2, डी का हो गया 1। तो क्या दिया है, 4 3 2 1। तो देख लीजिए 4 3 2 1, इसमें सी नंबर इसका राइट आंसर होगा, 4 3 2 1। तो याद रखिएगा, ये सभी जो हमने पूर्व में पढ़े हैं उसी को अलग अलग तरीकों से प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये प्रश्न काफ़ी आसान है, बीपीएससी और यूपीएससी में इस तरह के प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इसीलिए इन सबको याद रखिएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन क्या है, पहला कथन है 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में। पहला कथन है, इसमें चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। दूसरा कथन है, इसमें कंपनी के कब्जे वाले भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता का दावा किया गया। ऑप्शन नंबर 3 है, भारत के राजस्व पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण था। अब भारत के राजस्व पर अब ब्रिटिश संसद का नियंत्रण था। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी 1 2 और 3। तो देखते हैं कथन को। 1813 के चार्टर एक्ट अधिनियम में क्या हुआ था। तो पहला दिया है, इसमें चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ये कथन बिल्कुल सही है। इसमें ऐसा हुआ था, 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ही चाय और चीन को छोड़ के बाकी उसके व्यापारिक एकाधिकार को हटा दिया गया था, लेकिन 20 साल के लिए उसके प्रशासनिक अधिकारों को रखा गया था। इसमें कंपनी के कब्जे वाले भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता का दावा किया गया था। यह भी बिल्कुल सही है। इसमें क्या किया गया था, ब्रिटिश कब्जे वाले जो क्षेत्र थे उसमें भारतीय क्षेत्र थे, उसमें ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता का दावा किया गया था। ये 1813 के चार्टर एक्ट में ही था। उसके बाद तीसरा कथन है, भारत के राजस्व पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण था। ये बिल्कुल गलत है। अभी तक ब्रिटिश संसद का नियंत्रण नहीं हुआ है। अभी तक जो है राजस्व पर जो है कंपनी का ही नियंत्रण है, वो आगे आने वाले अधिनियम में होगा ब्रिटिश संसद का उस पर नियंत्रण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और 2, 1 और 2। तो देखते हैं 1 और 2 किस में है, 1 और 2 ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा आज का अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न भी यही है। तो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
कथन दिया है, बंगाल के गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल बन गए। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया है, वाइसराय नहीं, याद रखिएगा, गवर्नर जनरल। दूसरा कथन है, इस अधिनियम ने बॉम्बे और मद्रास की प्रांतों की विधायी शक्तियां भी छीन ली गई। अब ये बॉम्बे और मद्रास की विधायी शक्तियां भारत के गवर्नर जनरल के पास आ गई। तीसरा कथन है, इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्यिक संस्था के रूप में गतिविधि को समाप्त कर दिया। ये चाय और चीन वाला व्यवस्था भी अब समाप्त हो चुका है और अब यह एक पूरी तरह से प्रशासनिक संस्था बन के रह गई। निम्नलिखित अधिनियम में उपरोक्त प्रावधान थे, वो कौन सा अधिनियम था? ऑप्शन दिया है 1773 का विनियमन अधिनियम यानी रेगुलेटिंग एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट। तो देखते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1833 का चार्टर एक्ट। इसी के माध्यम से लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे पहले गवर्नर जनरल बने थे। तो इसमें क्या हुआ था, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया और बंबई और मद्रास के राज्यपालों की शक्ति छीनकर, मतलब समाप्त करके, बंगाल के गवर्नर जनरल जो भारत के गवर्नर जनरल बन चुके हैं अब, उनके पास आ गई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी अब एक वाणिज्यिक संस्था से सिर्फ एक प्रशासनिक संस्था बन के रह गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो हमने आज 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया जो पॉलिटी से था। आज हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखा और इसके माध्यम से हमने लगभग सभी टॉपिक को, अभी तक के सभी टॉपिक को बढ़िया से समझ लिया होगा। आगे अगर इससे प्रश्न बनते हैं तो हम आसानी से इसे हल कर सकते हैं। लगभग यहीं से प्रश्न रहता है, इससे आगे पीछे की कोई बात नहीं है। इसीलिए इन सभी तथ्यों को याद रखिएगा। आशा करता हूं आप सभी को आज का ये सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। इसीलिए अगर पसंद आई है तो वीडियोस को लाइक कीजिए और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग इसकी फायदा उठा सकें। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और आप इसी तरह से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहें। चलिए तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।